अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। देखिए जी, वो गहरी संजीदगी से बोली, बंदे के जहाँ 10 दोस्त होते हैं वहाँ एक आध दुश्मन भी होता है, मगर आज तक किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये तो ना कहो कि झूरे ने कभी किसी के साथ दंगा फसाद नहीं किया। मैंने तेज लहजे में कहा, शायद तुम्हें मास्टर इनायत वाले वाक़ये का इल्म नहीं है, इसलिए ये बात कह रही हो। झूरे ने मुझे इस वाक़ये के बारे में बताया था। वो बोली, मास्टर इनायत एक झक्की और खिसका हुआ इंसान है। मैं नहीं समझती कि वो इस दिन वाले वाक़ये की वजह से झूरे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मास्टर इनायत की तो अक्सर लोगों से ऐसी मुँहमारियाँ होती रहती हैं। मुझे डर है कि कहीं जंगल में इसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो गई हो। ठीक है सफिया, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी शोर को जंगल और आसपास के इलाकों में तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। जैसे ही मुझे झूरे का सुराग मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि झूरा जहाँ भी गया है वो आज शाम तक घर वापस आ जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे जी, वो तशक्कुराना अंदाज में बोली। वो मेरे कमरे से निकली तो मैं झूरे के बारे में सोचने लगा। पहला इम्कान तो यही था कि वो रात को चुन्नीवाल में तनवीर जट के पास रुक गया होगा और आज शाम से पहले किसी वक्त जैकब नजीबाबाद पहुंच जाएगा। दूसरा इम्कान, जैसा कि सफिया ने भी खदशा जाहिर किया था, इस बात का था कि चुन्नीवाल से वापसी पर घने जंगल में उसे कोई हादसा पेश आ गया हो। इसके पास एक मोटी रकम थी। अगर तनवीर जट ने वाकईतन इसे 1000 रुपये उधार दे दिए थे तो अगर किसी मुजरिमाना जहन वाले शख्स को इस रकम की खबर थी तो वो मज़कूरा रकम के हुसूल के लिए झूरे के साथ कोई भी नारवा सलूक कर सकता था, जिसमें झूरे की जान लेना भी शामिल था। फिर मैंने घने जंगल में डाकुओं की कार्रवाइयों की कहानियां भी सुनी थीं। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि वो वापसी के सफ़र में डाकुओं के हत्थे चढ़ गया हो। और आखिरी इम्कान मास्टर इनायत का था। 31 मार्च वाले नाखुशगवार वाक़ये में झूरे ने मास्टर इनायत को बुरा भला कहने के अलावा 2-4 हाथ भी छोड़ दिए थे। ऐन मुमकिन था कि मास्टर इनायत ने इस दिन की हजीमत का बदला लेने के लिए झूरे के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी हो। जब मेरा तफ्तीशी दिमाग इस अंदाज में सोचता था तो फिर मैं मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता था। मैं इसी उधेड़-बुन में मसरूफ़ था कि एक कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब बाहर बड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। अभी जो बीबी आपसे मिलकर गई है, बाहर किसी बंदे से उसका फड्डा हो गया है, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में मुझे बताया। सफिया अकेली थाने आई थी और थाने से निकलते ही किसी बंदे से उसका झगड़ा हो गया था। लामोहला मेरा जहन मास्टर इनायत की तरफ चला गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हुआ और कांस्टेबल से कहा कि चलो देखते हैं मसला क्या है। मैं थाने से बाहर आया तो मैंने सफिया को एक शख्स के रूबरू खड़े पाया। दोनों में किसी बात पर तकरार हो रही थी। मैं इनके करीब चला गया और मैंने सफिया को ये कहते हुए सुना। उसका मुखातिब वही शख्स था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? सफिया की इस रफ्तार से शदीद नौयत की नफरत झलकती थी। इस बंदे ने कदरे नर्म लहजे में कहा, आप भी कमाल करती हैं, अकेले ही थाने चली आईं। क्या आप कहीं आने जाने के लिए मुझे तुमसे इजाज़त लेना होगी? सफिया ने जारहाना अंदाज में कहा। मेरा मतलब था, वो खिसियाना होकर बोला, आपने मुझे बताया होता मैं आता आपके साथ। उस शख्स के अंदाज में शिकवा था। हाँ जवान, कौन हो तुम? मैंने इस बंदे को मुखातिब करते हुए पूछा। और इस बीबी को क्यों तंग कर रहे हो? जनाब, मेरा नाम जमील है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला। सफिया मेरी भाभी हैं, भाई जूरे की घरवाली। अब बात मेरी समझ में आ गई कि वो शख्स यानी जमील सफिया का देवर था। जमील की उम्र 30 के आसपास रही होगी। उसने औबाशों की तरह अपनी कमीज के सामने वाले बटन खोल रखे थे और उसके खालो खत बड़ी हद तक झूरे से मुशाबहत रखते थे। सफिया ने सरसरी अंदाज में मुझे बताया था कि ससुराली रिश्तेदारों से उसका मेलजोल नहीं था और उसका हालिया रवैया भी इसी अमर की गम्माजी करता था। मुझे ये समझने में कतई कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि सफिया अपने देवर को सख्त नापसंद करती थी। मैं सफिया को एक तरफ ले गया और धीमी आवाज़ में पूछा, लगता है तुम अपने देवर से बहुत सख्त नाराज़ हो। नाराज़? बहुत छोटा लफ्ज़ है थानेदार साहब, वो दांत कचकचाते हुए बोली। अगर मेरे बस में हो तो।
तो मैं इस मरदूद की गिच्ची मरोड़ डालूं। वो जमील की गिच्ची यानी गर्दन मरोड़ने की बात कर रही थी। इसके लहजे की संगीनी से पता चलता था कि अगर वाकई ऐसा कोई मौका मैसर आ गया तो वो अपने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करेगी। इस बेपनाह नफरत का सबब जान सकता हूँ? मैंने सफिया की आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में पूछा। जीला एक जहरीला सांप है थानेदार साहब, वो अजियत में डूबे हुए लहजे में बोली। जिस शख्स से हर लम्हा नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहे, इससे मोहब्बत क्यों कर की जा सकती है? ये ठीक है कि जीला मेरा देवर है, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में इस कमीने के लिए नफरत ही नफरत है। तुम मेरे सवाल को समझ नहीं पाई हो, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। जमील उर्फ जीला के लिए मैंने तुम्हारी नफरत को तो बड़ी वजाहत के साथ समझ लिया है। अब मैं इस नफरत का सबब जानना चाहता हूँ। ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है, सफिया एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोली। कभी फुर्सत मिली तो आपको ज़रूर सुनाऊंगी। बस इतना जान लें थानेदार साहब कि मुझे अपनी ससुराल वालों की जानिब से आज तक कोई सुख नहीं मिला। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि सफिया ने जीले वाले मौजू को दानिश से टालने की कोशिश की थी। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया और चंद लम्हात तक चुपचाप खड़ा इस दुखी औरत को देखता रहा। सफिया जैसी दिलकश औरत को रंजीदा और मलूल देखना बड़े अफसोस और दुख की बात थी। मैं इन लम्हात में अपने दिल में सफिया के लिए बेपनाह हमदर्दी महसूस कर रहा था। वो अपने घर वाले के लिए परेशान और फिक्रमंद तो थी ही, इसके अलावा वो अपने चेहरे से जुल्म और सितम का शिकार भी नजर आती थी। इस बज़ात के बारे में ज़्यादा न सोचें थानेदार साहब, वो सुलगते हुए लहजे में बोली। सारी तवन्नाई मेरे घर वाले को तलाश करने पर लगा दें। सफिया तुम फिक्र ना करो, मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा। मैं झूरे की तलाश में चुन्नीवाल जा रहा हूँ, वो जहाँ भी होगा मैं इसे ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोली। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूंगी। मैं सफिया को रुखसत करने के बाद जमील उर्फ जीला की जानिब मुतवज्जा हो गया। अगर सफिया तुम्हारी भाभी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे तंग करते फिरो। जनाब, मैंने भाभी को बिल्कुल भी तंग नहीं किया, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। जब वो तुमसे कोई बात करने की रवादार नहीं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर कदरे सख्त लहजे में कहा। हत्ता कि तुम्हारा बार बार भाभी कहना भी उससे नागवार गुजर रहा है, तो फिर तुम उससे दूर क्यों नहीं हो जाते? थानेदार साहब, मुझे पता चला कि झूरा भाई रात को घर नहीं पहुंचा तो मैं परेशान हो गया, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं इसीलिए थाने आया था कि झूरे की गुमशुदगी के बारे में आपको बताऊं, और यहाँ पहुंचकर पता चला कि सफिया भाभी अकेले ही थाने पहुंची हुई है, तो मैंने इनसे पूछ लिया। बस इतनी सी बात है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। समझ में नहीं आता भाभी मुझसे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है, ये राज मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने जुमाइनी अंदाज में कहा। आओ अंदर बैठकर दोनों इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सफिया ने जीले के लिए कमीना, बज़ात, मरदूद, जहरीला सांप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके इस अमर की तस्दीक तो कर दी थी कि इन दोनों के बीच कोई गंभीर मामला पल रहा था, लेकिन मेरे इस्तफसार पर वो बड़ी खूबसूरती से टाल गई थी। ऐन मुमकिन था कि मैं फरीक सानी यानी जमील उर्फ जीले की ज़बान से कुछ उगलवाने में कामयाब हो जाता। इसी ख्याल से मैंने उसे अंदर चलने को कहा था। वो मेरी इस पेशकश पर बिदक गया। आप मुझे थाने क्यों ले जाना चाहते हैं? वो हिरासा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। तुम्हें अंदर जाते हुए डर क्यों लग रहा है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। क्या तुमने कोई संगीन जुर्म किया है? नहीं जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। मैंने तो कुछ नहीं किया थानेदार साहब। जब तुमने कुछ नहीं किया तो फिर थाने से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सिर्फ मुजरिमों को थाने के अंदर जाते हुए घबराहट महसूस होती है। तुम्हारे हाथ पांव और दामन तो साफ है ना? जी जी थानेदार साहब, वो जल्दी से बोला। मैं जीले को अपने साथ लेकर थाने के अंदर आ गया। काबिल इसके कि मैं जीले का इंटरव्यू शुरू करता, मैंने एएसआई को अपने पास बुलाकर कहा, जहांजेब तुम जाकर मास्टर इनायत को पकड़ लाओ, अब इससे पूछगछ ज़रूरी हो गई है। ज़रा मैं भी तो सुनूं कि मछली के बिजनेस पर उसने कौन कौन सा मकाला लिख रखा है। ठीक है मलिक साहब, जहांजेब ने फर्माबरदारी से कहा। मैं अभी गया और अभी आया। फिर मैं जिले की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो शिकायती लहजे में बोला। थानेदार साहब, भाभी सफिया मुझ पर बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाती है। क्या इस घिनौने इल्ज़ाम का ताल्लुक शरीयत के किसी शोबे से है? मैंने पूछा। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। जी जी बिल्कुल,
जिले, तुमने ये तो सुना होगा कि शरअ में कोई शर्म नहीं होती। मैंने कहा, जी मैंने जुमे की तकरीर में मौलवी साहब को ऐसा बताते हुए सुना है। मौलवी साहब ने गलत नहीं बताया, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। शरई मामलात को बयान करते हुए झिझक और शर्म को एक तरफ रख देना चाहिए। मेरे हौसला बढ़ाने पर उसने सफिया के घिनौने इल्ज़ाम की जो तफसील बयान की। उसके मुताबिक कुछ अरसा पहले तक झूरा जीला से बहुत मोहब्बत करता था और अपने छोटे भाई पर जान छिड़कता था। जीले का अक्सर उसके घर में आना जाना भी रहता था, लेकिन अपने घर में जीले की आमदोशुद सफिया को एक आंख नहीं भाती थी। उसने जब देखा कि उसका आजमाया हुआ हर हरबा नाकाम हो रहा है और किसी भी तौर जीले के लिए झूरे की मोहब्बत में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही, तो उसने दोनों भाइयों में निफाक डालने के लिए एक शैतानी चाल चली। एक रोज़ जब झूरा अपने घर पर नहीं था, वो किसी दूसरे गांव गया हुआ था और इसे अगली सुबह वापस आना था। हस्बे मामूल जीला खैर खैरियत मालूम करने झूरे के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि भाई घर में मौजूद नहीं है। वो वापस जाने के लिए पलटा तो सफिया ने कहा, आज अंदर नहीं आओगे? सफिया के लहजे में अपनायत की मौजूदगी ने जीले को चौंका दिया। आज से पहले सफिया ने इतनी नरमी से कभी से बात नहीं की थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बहरहाल उसने कह दिया, भाई घर पर नहीं है और अभी रात भी हो रही है, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? वो जीले की आंखों में देखते हुए बड़ी लगावट से बोली, तुम यहाँ पर सिर्फ अपने भाई से मिलने आते हो? सफिया का बदला हुआ दोस्ताना अंदाज जीले को हैरत में डाल रहा था। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं भाभी, तुम खुद ही मुझसे खिंची खिंची रहती हो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो जुमानी अंदाज में बोली। मैं समझा नहीं। वो सवालिया नज़र से सफिया को तकने लगा। इसलिए कि तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। सफिया शिकायती अंदाज में बोली, मैं इतनी भी बुरी नहीं जितनी तुम्हारे खानदान वालों ने मुझे मशहूर कर रखा है। अंदर आ जाओ। दरवाजे पर खड़े खड़े ही कचहरी करते रहोगे तो देखने वाले यही समझेंगे कि दोनों भाई में कोई नाराज़गी हो गई है, जो तुम बड़े भाई के घर के अंदर कदम नहीं रख रहे हो। अगरचे सफिया का बदला हुआ रवैया जीले की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन सफिया की आखिरी बात में वजन महसूस करते हुए वो झूरे के घर दाखिल हो गया। जीले ने मुझे बताया कि इस रोज़ वो पहली वाली सफिया नज़र नहीं आ रही थी। वो जितनी मोहब्बत और अपनायत से घुल मिलकर उससे बातचीत कर रही थी, इससे जीले को यही महसूस हुआ कि वो कोई ख्वाब देख रहा है, क्योंकि हकीकत की दुनिया में सफिया ने कभी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। इस रात सफिया ने इसे अच्छा खाना खिलाया और फिर जब वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो सफिया ने अचानक पैंतरा बदला और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसकी चीखों पुकार पर अड़ोस पड़ोसी जमा हो गए। फिर एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक सफिया ने रो रो कर लोगों को बताया, इस शैतान ने मुझे बेआबरू करने की कोशिश की है। साथ ही वो उंगली से जीले की जानिब इशारा भी कर रही थी। मैंने इस कमीने को हमेशा अपना छोटा भाई समझा है और इसने बेगैरती की सारी हदें फलांग दी। मुझे घर में अकेला देखकर इसने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के आने से इसे अपने शैतानी अज़ाइम पूरे करने का मौका नहीं मिल सका, वरना। वो रुक रुक कर सिसकियाँ लेते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोली, वरना मैं तो आज तबाह बर्बाद हो जाती। मैं झूरे को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। बात के इख्तिताम पर वो बाकायदा हिचकियों से रोने लगी थी। लोगों की हमदर्दियाँ इस किस्म की सिचुएशन में उमूमन औरत के साथ होती हैं, लिहाजा उन्होंने लान तान करके जीले को वहाँ से भगा दिया। नजीबाबाद एक छोटा सा गांव था। अगली सुबह होने से पहले ही इस वाक़ये की खबर घर घर पहुँच गई और इन घरों में एक घर जीले का अपना घर भी था। उसने मुझे बताया कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उसकी पोजीशन का जो हाल हुआ होगा उसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। जब वो इस अफसोसनाक वाक़ये को बयान कर चुका तो एक आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला, थानेदार साहब, और तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वाक़ये के 2 पहलू निहायत ही अहम हैं। जीले ने मुझे जो कहानी सुनाई थी उसकी रोशनी में अगर वो सच्चा था तो फिर सफिया बहुत ही ख़तरनाक औरत थी, और अगर जीले ने किसी हरामज़दगी की पर्दापोशी की खातिर अपनी पोजीशन को साफ करने के लिए दरोगोई से काम लिया था तो फिर सफिया का कहा हुआ दुरुस्त था कि उसका देवर एक जहरीला सांप था जिससे खैर की तवक्को नहीं की जा सकती थी।
हकीकत क्या थी, उसका फैसला उसी वक्त हो सकता था जब इस हवाले से मैं सफ़िया का मौक़िफ़ भी सुन लेता। खैर, ये बात की बातें थीं। कौन से 2 अहम पहलू? मैंने सरसराते हुए लहजे में इस्तफसार किया। पहलू नंबर 1, वो उंगलियों पर हिसाब करने वाले अंदाज में बोला। सफ़िया ने मुझे बदनाम करने की जो साजिश की थी, इससे मेरी बीवी ज़रीना के दिल में मेरे किरदार के हवाले से ज़रा सा भी शक पैदा नहीं हुआ। यानी मेरी घरेलू ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं आया। गांव वाले मेरे बारे में जो भी कहते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद सिलसिलाए बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। पहलू नंबर 2 बड़ा ही अफसोसनाक और तकलीफ़देह है। भाई जूरा ने सफ़िया की फरियाद को कुरान और हदीस का लिखा हुआ मान लिया और मुझसे शदीद नफ़रत करने लगा। इस रोज़ से मेरे लिए बड़े भाई के घर का दरवाज़ा बंद हो गया। आप कह सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच मीलों का फासला पैदा करने की सफ़िया की कोशिश कामयाब हो गई है, लेकिन मेरे दिल में भाई जूरे के लिए आज भी वही मोहब्बत है। और इसी रिश्ते के हवाले से मैं अपनी भाभी सफ़िया का भी एहतराम करता हूँ। आप देख लें, मैंने जैसे ही भाई की गुमशुदगी का सुना तो परेशान हो गया। फिर मैं दौड़ते भागते हुए सीधा थाने पहुँचा हूँ और आपने भाभी साहिबा का रवैया भी मुलाहिज़ा फरमा लिया है। आखिरी जुमला उसने बड़े तंज़ी अंदाज में अदा किया था, जिससे सफ़िया के लिए उसकी सख्त नापसंदीदगी ज़ाहिर होती थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, जीले, तुमने मुझे जो कुछ बताया है, अगर वो सब मबनी बर हकीकत है और तुमने इसमें ज़रा सा भी झूठ शामिल नहीं किया, तो फिर कानून की नज़र में तुम्हारी भाभी कोई अच्छी औरत नहीं है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ थानेदार साहब, वो राजदाराना अंदाज में बोला। आप भाभी की मासूम भोली वाली सूरत पर न जाएं। वो रोनी शक्ल बनाकर खुद को बेकसूर और मजलूम साबित करने में कामयाब हो जाती है। आप इस औरत को बिल्कुल नहीं जानते। ये किसी वक्त कुछ भी कर सकती है और दौलत की खातिर तो ये संगीन से संगीन तर कदम भी उठा सकती है। दौलत की खातिर? मैंने चौंके हुए अंदाज में उसके अल्फाज दोहराए। ये तुम क्या कह रहे हो? सफ़िया की ज़बानी मुझे पता चला था कि 1000 रुपये वाला मामला सिर्फ 2 अफराद के इल्म में था। यानी ये राज सिर्फ सफ़िया और झूरा ही जानते थे, या फिर तनवीर जट, जिससे 1000 रुपये उधार लेने झूरा चुन्नीवाल गया था। अभी तक इस बात की भी तस्दीक नहीं हो सकी थी कि तनवीर जट ने झूरे को कर दिया भी था या नहीं। जीले के मुंह से दौलत का जिक्र सुनकर तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो भी 1000 वाली इस रकम के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये बात मेरे लिए हैरान कुन और बायस तशवीश थी। ये तो मुमकिन नज़र नहीं आता था कि सफ़िया ने खुद ये बात जमील उर्फ जीले को बताई हो। मुझे पता चला है कि भाई जूरा कहीं से एक मोटी रकम लेकर आने वाले थे। मेरे सवाल का जवाब देते हुए जीले ने बताया। तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली है? मैं पूछे बिना न रह सका। बस जी, कहीं से कान में पड़ गई है, वो आम से लहजे में बोला। ये बात मेरे इल्म में है कि भाई जूरा मुश्ताक महर से ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीदने वाला था और इसी सिलसिले में पैसों का बंदोबस्त करने वो चुन्नीवाल गया था। मज़कूरा ज़मीन की कीमत में 1000 रुपये कम पड़ रहे थे। मैं चुन्नीवाल वाले तनवीर जट की तरह कोई बड़ा आड़ती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़मींदारी ठीक ठाक चल रही है। 1000 रुपये तो मैं भी भाई जूरे को दे देता। मैं दिल ही दिल में जीले की होशियारी की दाद दिए बिना ना रह सका। अगरचे झूरे का घर का दरवाज़ा इसके लिए बंद हो चुका था, ताहम उसने भाई के घर के अंदरूनी मामलात की मुकम्मल जानकारी रखी हुई थी। इसे ये भी मालूम था कि झूरा चुन्नीवाल तनवीर जट के पास 1000 रुपये उधार लेने गया था। तुमने ये क्यों कहा कि सफ़िया दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है? मैंने अपने सवाल को दोहराना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी तक मुझे उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। मुझे बताओ, सफ़िया 1000 रुपये की खातिर तुम्हारे झूरे भाई के साथ क्या कर सकती है? ये तो मुझे पता नहीं जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। मेरा ख्याल है आपको भाई जूरे के घर की तलाशी ज़रूर लेना चाहिए। कहीं तुम ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि सफ़िया ने जूरे को अपने घर के अंदर ही कहीं छुपा रखा है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। या ज़मीन के ऊपर और या फिर मनो मट्टी के नीचे? मेरे इस्तफसार में बड़ी ख़ास किस्म की संगीनी और सफाकी पाई जाती थी। वो मायना खेज़ अंदाज में बोला, कुछ भी हो सकता है थानेदार साहब, और ये भी मुमकिन है कि अभी जिन 1000 रुपये का जिक्र हो रहा है, वो रकम भी भाई जूरे के घर के अंदर ही से बरामद हो जाए। जीले, तुम खामखा अपनी भाभी पर शक कर रहे हो, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो औरत ज़ात इतना ख़तरनाक कदम नहीं उठा सकती।
थानेदार साहब, मैंने अपने महसूसात आप तक पहुंचा दिए हैं। वो गहरी संजीदगी से बोला। आपकी मर्जी है कि मेरी बात का यकीन करें या मुझे झूठा समझें। मैं अपनी भाभी को बड़ी चंगी तरह जानता हूँ। आपका वास्ता इस औरत से पहली बार पड़ा है। वो बड़े खुले डुले अंदाज में अपनी भाभी के खिलाफ बोल रहा था और ये मुखालफत और नापसंदीदगी एक तरफा नहीं थी। मैंने सफिया की आंखों में भी जीले के लिए नफरत की चिंगारियां उड़ते देखी थीं। वो भी अपने देवर के बारे में ऐसे ही मुखासिमाना ख्यालात रखती थी। दोनों में से कौन हक पर था और किसने बातिल की मुसाफिरत इख्तियार कर रखी थी, इस बात का फैसला आने वाले वक्त ही ने करना था। बहरहाल मैंने जीले के इत्मीनान की खातिर कह दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मेरा सफिया से पहली बार वास्ता पड़ा है और मैं एक ही तजुर्बे में उसे अच्छी तरह समझ लूँगा। बाकी जहाँ तक इसके घर की तलाशी का मामला है तो मैं तुम्हारी बात को यकसर रद्द नहीं करूँगा। तुम्हारा मुतालबा जायज़ है। ज़रूरत पड़ने पर मैं जूरे के घर की तफसीली तलाशी भी लूँगा। उसने मेरे अज़म पर कोई तबसरा नहीं किया और ठहरे हुए लहजे में पूछा, थानेदार साहब, आपने कहा था कि मैं दिल छोटा ना करूँ। आप मुझे भाई जूरे की गुमशुदगी वाले मामला से अलहदा नहीं रखेंगे। मैंने तुमसे गलत नहीं कहा था। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, तुम कल सुबह थाने हाजिर हो जाओ। मैं तुम्हें अपने थाने के अमले के साथ जंगल की तरफ रवाना कर दूंगा। तुम लोग वहाँ जूरे को तलाश करोगे। अभी तक जो हालात मेरे इल्म में आए हैं, इनकी रोशनी में यही नज़र आ रहा है कि तुम्हारा भाई जूरे के साथ जो भी हुआ है वो नजीबाबाद और चुन्नीवाल के बीच पाए जाने वाले घने जंगल के किसी हिस्से में पेश आया है। हमें अपनी तलाश का आगाज़ जंगल ही से करना चाहिए और इधर उधर घूम फिर कर जूरे को ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। उसने मेरी तजवीज़ से इख्तिलाफ नहीं किया और ना ही उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नमूदार हुआ कि इसे मुझसे मुकम्मल इत्तेफाक है। वो चंद लम्हात तक सपाट चेहरे के साथ मुझे तकता रहा, फिर उठकर खड़े होते हुए बोला, थानेदार साहब, अब मुझे इजाज़त दें। जीले, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ताकीदी अंदाज में कहा, एक बात को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कि इस मिशन के बारे में तुम्हारी भाभी को कहीं से भनक नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने खामिद की तलाश के सिलसिले में तुम्हारी शमूलियत को कतन बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तुम्हें सख्त नापसंद करती है। अगर वो भड़क कर पटरी से उतर गई तो बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चंगी तरह समझ रहा हूँ थानेदार साहब। वो मायनेखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप फिक्र न करें, मैं गांव में इस हवाले से किसी से कोई बात नहीं करूँगा और कल सुबह चुपचाप सीधा यहाँ आ जाऊँगा। शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। अब तुम वापस जाओ और कल वाली सरगर्मी के बारे में तुम्हारा ज़बान बंद रखना ही फ़ायदा मंद है। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया, फिर मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैंने कांस्टेबल अल्ताफ़ को अपने पास बुलवा लिया। जूरे की गुमशुदगी के हवाले से मेरे थाने का सारा अमला बाखबर हो चुका था। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में अल्ताफ़ को अपने मंसूबे से आगाह किया और कहा, कल सुबह जैसे ही जीला थाने पहुँचे तुम इसे और खोजी ताजदीन को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाना। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिक साहब। वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला, फिर पूछा, क्या आप जीले को वाकई इस मिशन में अपने साथ रखना चाहते हैं? मुझे महसूस हुआ कि अल्ताफ़ के जहन में जीले के हवाले से कुछ खास चल रहा है। उसकी सोच तक रसाई हासिल करने की गर्ज से मैंने उल्टा उसी से सवाल कर डाला, क्यों? क्या इसमें कोई कबाहत है? कबाहत तो कोई नहीं मलिक साहब, लेकिन वो बोलते बोलते रुका तो मैंने उसकी अधूरी बात के जवाब में पूछा, लेकिन क्या? मैंने देखा है ये बंदा थाने के बाहर अपनी भाभी के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आ रहा था। आपकी आमद पर यह आपको दिखाने के लिए नर्म लहजे में बात करने लगा था। कांस्टेबल ने वजाहत करते हुए बताया, जिला मुझे काबिल भरोसा नहीं लग रहा।